गुड टच, बैड टच, बिहेवियर, ये सब बताया जाता है। ऐसे सेशन, जागरूकता शिविर, साक्षरता शिविर बहुत से पहले भी हुए, मैं तो अभी ये पहली बार आया, परंतु उन शिविरों के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताया जाता है, भारत सरकार की यही मंशा है कि बड़े लोगों को तो आप बहुत कुछ समझा सकते हैं, छोटे से आप लोगों को समझाएंगे, कोमल को समझाएंगे, कोमल लोगों माने कोमल हृदय के लोगों को समझाएंगे तो वो चीज उनको हमेशा याद रहेगी और उनके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। ये महत्व है जागरूकता शिविरों का। और मेडल भी है अपने पढ़ाई के दौरान। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में रविवार के दिन मैं देखता हूँ मीडिया में, पत्रकार में, यहाँ वहाँ रविवार के दिन खाली जगह देख करके हमेशा पौधारोपण करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, उनसे हमको एक ज्ञान लेना चाहिए कि हर छात्र का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि पर्यावरण को कैसे खुशनुमा रखना है और कैसे सजाना है, वो हम पेड़ पौधे लगाकर सजा सकते हैं। तीसरी बात ये है कि राहगीर में जब चलते हैं और कहीं कुछ अगर गड़बड़ है रास्ते में, कहीं गड्ढा है या कुछ है, या समझते हैं कि नहीं यार यहाँ घटनाएं की संभावना है, तो उससे भी पीछे नहीं रहते, उसको तुरंत जो है वो हाईलाइट करवाते हैं, प्रशासन को, शासन को चेतना में लाते हैं। इसी के तारतम्य में उनके स्वागत के लिए मैं हमारे प्राचार्य जो है श्री भागवत सिंह दुर्वे को आमंत्रित करूंगा कि उनका जो है तिलक बंधन का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साहू जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी उद्बोधन स्वरूप आज का कार्यक्रम विविध साक्षरता शिविर में, जैसा कि न्यायाधीश महोदय जी ने इनका जिक्र किया था सर का, कि वो आएंगे अभी और अपना उद्बोधन देंगे, इसलिए उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। न्यायाधीश महोदय, माननीय अधिवक्ता और यहाँ के समस्त स्टाफ और आप सभी, मैं शुरुआत करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से। थोड़ा सा बेसिक है। कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा जैसे इंडिया चलता है, पूरा भारत का जो देश, जो हमारा जो देश है, पूरा संचालित होता है भारत के संविधान से संचालित होता है। और भारत के संविधान में सभी चीजें निहित हैं, सभी बातें लिखी हुई है। इसमें से जो देखने की जो बात है, जो मुख्य है मौलिक अधिकार और मौलिक जो कर्तव्य है। तो जो मौलिक अधिकार है वह हमारे अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक है और इसके बाद फिर मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई है। तो जो भी हमें जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमें दिया गया है, वो हर ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 का, जिसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये एक छोटा सा महत्व थोड़ा सा लिखा हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन इसको माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार इसमें इंटरप्रिटेशन किया गया, निर्वाचन हुआ और ऐसी बातें आ गई कि हर एक ऐसी चीजें जो मानव को जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वो बातें निहित हो गई। तो कैसे समझेंगे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो एक व्यक्ति की जो प्राण है, तो प्राण को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं हम लोग, कैसे सर्वाइव करते हैं, हमें क्या क्या चीजें आवश्यक है? तो पानी है, अग्नि है, वायु है, भूमि है, मतलब हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो पंच तत्व जो है होना चाहिए, तब हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन पंच तत्वों को ठीक करने के लिए तो मैं कहूँ कि जैसे राइट टू वाटर आ गया, स्वच्छ वाटर मतलब स्वच्छ पानी का अधिकार, राइट टू फूड, खाना भोजन देखिए तो राइट टू फूड आ गया इसी पे, राइट टू प्राइवेसी इसी के अंतर्गत आ गया कि हमें शांतिपूर्वक रहेंगे तब हम अच्छे से जी सकते हैं। तो ये सब चीजें, ये इंटरप्रिटेशन जो हुआ इस आर्टिकल में, तो लगातार ये चीजें आ गई। मतलब एक मानव को अच्छे से जीने के लिए आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होगा, तब हम अच्छे से रह सकते हैं। तो इस बात को सुरक्षा के लिए कि ये बातें हमारे जो अधिकार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि गाँव है, वहाँ पे नालियां बनी हुई हैं, नालियां यदि स्वच्छ नहीं है और हमारा घर बना है, हम उस प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, तो हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करेंगे, निदान होगा। यदि स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता, स्वच्छ नाली नहीं होती, तो हमारा शरीर उससे दुष्प्रभावित होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, तो हम उसके लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए दो चीजें हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने का जो काम करते हैं, माननीय हाईकोर्ट के अंतर्गत आर्टिकल 226 के अंतर्गत जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 136 के अंतर्गत हम एप्लीकेशन लगाते हैं। ये चीजें लगा सकते हैं। और इन दो चीजों के साथ साथ यदि कोई विषय ऐसा है कि सभी समुदाय, मतलब सभी लोगों को वो इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम PIL लगा देते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाते हैं, हाईकोर्ट से लग जाता है ना। और इसी का जो PIL का एक छोटा सा रूप है जो कि विधिक सेवा के अंतर्गत लेकर आया गया है, जिसे जन उपयोगी बात कहते हैं। मतलब यदि हमारे पास सक्षमता नहीं है कि हम हाईकोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक जा सके, तो आप जिला स्तर पर जिला विधिक प्राधिकरण जो होता है वहां पर आप जन उपयोगी बात के नाम से इन चीजों के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पानी हो गया, आपका स्वच्छता होगी, आपका रोड निर्माण ठीक ठाक नहीं हुआ है तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट की यदि कोई बात है तो आप जन उपयोगी बात जिला स्तर पर आवेदन दे सकते हैं और वो फिर निदान होगा। इसी में हम बात करते हैं कि जैसे अब अपराधी है तो अपराधी को तो सजा मिलती है, FIR होता है उसके ऊपर, FIR होने के बाद कार्रवाई होती है और अपराधी को सजा मिलती है। लेकिन जो एक पीड़ित पक्षकार होता है जिसके घर पे घटना घटित हुई है, उसको क्या रिलीफ है? उसको भी तो अधिकार है ना, उसका भी तो जीने का अधिकार है। उसके साथ गलत हुआ है तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट मिले, कैसे उसकी कहना चाहिए उसे राहत मिलेगी। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 में मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर स्कीम लॉन्च की। तो मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2015 में है। यह बात है कि यदि उस पीड़ित के मतलब उस अपराध के घटना के बाद यदि उस पीड़ित के परिवार या उसको कुछ पीड़ा हुई है तो उसके लिए राहत राशि का प्रावधान किया गया है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल समझें, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया, अनावश्यक गाली हुआ, मारपीट हुआ और इतना मारपीट हो गया कि उसका पैर टूट गया, इतना उसको मारा गया कि उसका पैर टूट गया, वो स्थायी रूप से विकलांग हो गया। तो इसके लिए वह व्यक्ति FIR तो कर दिया, उस व्यक्ति को जिसने मारा है उसको तो सजा पड़ेगी, लेकिन जो पीड़ित है जिसका पैर टूट गया वह व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जाकर एप्लीकेशन देगा कि मेरे इस अपराध के बाद ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उसे 2 लाख रुपए तक की राहत राशि। तो ये अपराध पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत ऐसा है। जैसे अब कोई ऐसी घटना कारित हुई कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उस पीड़ित परिवार के द्वारा फिर वो एप्लीकेशन देगा किसी बात के लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण में, तो उसे 4 लाख रुपए तक की राहत राशि दी जाती है। इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग राहत राशि का प्रावधान दिया गया है। इसमें जो है अपराध पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2015, इस तरीके से इसकी भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश तौर से घटनाएं हो जाती हैं तो कम से कम उस पीड़ित परिवार को राहत मिल सके, इसलिए इसकी जानकारी होना जरूरी है। और इसका जो एप्लीकेशन लगाने का जो प्रावधान है वह विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत है प्रत्येक जिलों के। तो इस तरीके से जो बातें हैं जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिले में होता है जिला विधिक सेवा, राज्य में सालसा और राष्ट्रीय स्तर पर नालसा, इसी विषयों पे काम करता है कि कमोबेश उतनी विधि का ज्ञान जो हर एक व्यक्ति को उसके दैनिक जीवन में आवश्यक है, हम वो आप तक पहुंचाएं। क्योंकि हर कोई वकालत की पढ़ाई करने तो नहीं जा रहा, हम 4 लोग तो पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें पता है ना, बहुत टाइम दिया उस पढ़ाई के लिए, और हर कोई तो नहीं जाता पढ़ने, लेकिन हर किसी को पता होना चाहिए, इसलिए साक्षरता शिविर लगाया। चल मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया। अभी राहुल जी ने पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में आप लोगों को बताया था। ये उन व्यक्तियों के संबंध में है जिनके साथ कोई अपराध हुआ। अपराध शब्द से हम सभी वाकिफ हैं, क्या होता है अपराध? क्या करते? गलत करना, करेक्ट।
देश के संविधान, देश की विधि में कुछ कार्यों को प्रतिशत किया हुआ है। प्रतिशत मतलब रोकना, इस देश का नागरिक ये काम नहीं करेगा या कोई भी नहीं, वो इस देश में अपराध माने। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो अपराध माना जाता है वो किसी और देश का अपराध माना जाता है, लेकिन क्योंकि हम भारत राज्य की सीमा के अंदर रहते हैं और यहाँ पर भारत का कानून लागू है, तो 7 जुलाई 2024 के पहले भारतीय दंड संहिता में जिन कार्यों को अपराध बताया गया, जिनको करने से रोका गया था, वे अपराध थे। 1 जुलाई 2024 के बाद हमारी नई विधि आई है, BNS, भारतीय न्याय संहिता। उसमें जिन कार्यों को करने से रोका गया है वो अपराध। अपराध का एक सिंपल सीधी परिभाषा है, जिस कार्य को करने से आपको विधि रोकती है, दैट इज अपराध। विधि में पहले बता दूं, विधि क्या है? सिंपल सा तरीका है, किसी जगह किसी चीज को चलाने का तरीका। ठीक है, हर जगह विधि होती है, लागू होती है। हमारे घर में क्या होता है? हमारे घर में विधि, हमारे घर में कोई कानून है क्या? कोई भी बताओ उसके घर में क्या कानून लागू है? कोई भी? जैसे घर में कोई चप्पल नहीं होगा, ये गलत तरीका है। हाँ, ये घर का कानून है, सही है, हर घर में होता है, हर घर में होता है। घर के अंदर शूज पहन के नहीं आने, आप चप्पल होते हैं, सही। खाना खाने बैठते तो बोलते टीवी मोबाइल वगैरह बंद करो, खाना खाते टाइम बात मत करो। आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो बोलते देखो घर से कॉलेज, कॉलेज से उसके बाद बाहर निकल रहे हो तो कितना, बोले शाम को जा रहे घूमने के लिए, कितने टाइम तक? क्या है ये? हमारे घर की विधि है, कोडिफाइड नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हर घर में होती है। सभी का अपना अपना है, सबके माता पिता ने एक तरीका बना के रखा हुआ। सेम हमारा कानून इस देश में रहने वाले, आप उस घर में रहते हैं तो वो विधि आपके लिए आपके माता पिता ने जो बनाई, उस देश में जो लोग रहते हैं उनके आचरण को भी तो संयमित रखना जरूरी है ना। कानून नहीं होगा तो हर कोई फिर अपनी मर्जी का करेगा ना। बैठो, जैसे घर में मम्मी पापा नहीं रहेंगे फिर अपन अपनी मर्जी करते हैं, सभी करते हैं, सभी हाँ सभी करते से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो भी अपना आखिरी वचन स्वरूप उद्बोधन देंगे। मेरे पहले वकील साहबान ने जो उद्बोधन दिए बहुत ही सार्थक और आप लोग को बहुत ही सरल शब्दों में बताने की उन्होंने प्रयास किया है। मैं शुरू करता हूँ, जैसे विनय झारिया जी ने संविधान में आपको आर्टिकल 21 से कनेक्ट किया, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, कानून के पीछे का उद्देश्य आपको पाठक जी ने समझाया, साहू जी ने आपको पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी। आप लोग में से ये दिखाई दे रहा है वो? कोई भी मुझे पढ़ के बताएगा इसका मतलब, अगर किसी को समझ में आ रहा हो? हाँ, सर ये एक जागरूक सरकार का है। किस चीज की जरूरत? विधि से क्या समझते हैं? और कोई ज्यादा ही जरूरत नहीं है, परीक्षा नहीं होगी। मैंने बोला था हम इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। अभी तक आप लोग तीनों को सुन रहे थे, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, ठीक है? विधिक से क्या समझते हैं? विधिक शब्द से क्या समझते हैं? कोई भी बोल सकता है। जागरूकता तो सभी को रहना है, जैसा जागरूकता मिशन चलते हैं, जागरूकता और हर कोई मतलब परिचित होता है। विधि अभी एक शब्द इस्तेमाल किया था पाठक जी ने, विधि। विधि विधि क्या है? तरीका। और हम यहाँ तरीके की बात नहीं करते। विधि कानून, नियम, आचरण संहिताएं होती हैं, उसके बारे में ज्ञान, उसका एक शब्द है जिसको हम समराइज करते हैं, उसके सारे उद्देश्य, उसके अर्थांगन को एक करके विधिक प्रक्रियाओं, विधिक विषयों, इनके बारे में जानते हैं। ये से एक शब्द में समाया विधिक। तो हम आपके बीच आए हैं आपको विधि के बारे में क्या,
बैठिए प्लीज। क्या नाम है आपका? मोहराज। सॉरी, मोहराज। मोहराज। थैंक यू, प्लीज बैठिए। वेलकम सर। अब विधि का ज्ञान क्यों जरूरी है? कोई बता सकता है? अभी पहले जो वक्तव्य उन्होंने, मैं वही पूछूंगा जो अभी आपको पहले बताया गया। विधि का ज्ञान क्यों जरूरी है? ताकि अपने अधिकारों से ये बात ही सही है। आंतरिक रूप से आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमारे अधिकारों का ज्ञान होना है ना? हाँ, ठीक है। विधि का ज्ञान सिर्फ आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी होना ही नहीं, अधिकारों के साथ हमें दायित्व भी मिलते है ना? विधि में अधिकार, दायित्व सब। तो हम सिर्फ अच्छा ले लेंगे, हाँ हमारे राइट्स है, हमारे अधिकार है, हम तो बस इतना पढ़ेंगे, इससे आगे हम नहीं पढ़ेंगे। ये सही है? नहीं, हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं। अभी मैंने जैसे बताया आर्टिकल 50 का लेन है ना? तो हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। वो है विधिक ज्ञान। ऐसे तो विधि बहुत ज्यादा विस्तृत विषय है, इसकी पढ़ाई होती है। LLB होते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई एंडलेस होती है, वो खत्म वैसे भी नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। वो बहुत ज्यादा व्यापक विषय है। ठीक है, हम आज उसके पार्ट को हम आपसे डिस्कस करें। जैसे मैंने शुरू में कहा विधि, अभी पाठक जी ने और सभी ने ये कहा कि ये देश संविधान से चलता है। सही है? कितनों ने संविधान पढ़ा है? एक और भाई 2 3 4 पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या प्रियम्बल पढ़ी है या कोई पार्ट पढ़ा है? पार्ट, कौन सा पार्ट पढ़ा है? बहुत बड़ा है, कितना मतलब प्रियम्बल पढ़ा है? पढ़ा है? आप लोगों ने हाथ उठाया था, पहला पढ़ना है, तो किताबों में भी आता है पीछे। प्रस्तावना पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना क्या समझ आया उसको? वो आपके हमारे पूरे संविधान का जिस्ट है। अगर आप केवल और केवल भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ की वो प्रस्तावना शुरू से लेकर हम भारत के लोग से लेकर एंड तक, जहां पर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं, इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप संविधान की भावना, आपको मिलने वाले अधिकार और आप पर अधिरोपित दायित्व आप सब समझ, वो पूरा जिस्ट है उसका। किसका संविधान, किसके लिए संविधान, किसके द्वारा संविधान, क्या क्या है संविधान, वो सब संविधान कभी पढ़िएगा उसको एक बार, बस उसको पढ़ के अगर आप उसको आत्मसात कर रही है ना, कोई भी व्यक्ति है ना वो कभी अपराध करने वाला, अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो अपराध कहलाता। जब आप किसी के साथ नहीं करेंगे तो आप ये अपेक्षा रखेंगे कि आपके साथ भी होगा। जब हर व्यक्ति उस चीज को वैसे ही पढ़ेगा तो फिर ना किसी के अधिकारों का हनन होगा, और जब किसी के अधिकारों का हनन ही नहीं होगा तो अपराध का गठन नहीं होगा। हम आप लोगों ने यहाँ पर गणपति की स्थापना की है, इनका एक नाम और है विघ्नहर्ता, करेक्ट? कानून का ज्ञान इसलिए भी जरूरी है, अगर आप कानून को जानते हैं तो आपको कभी कोई विघ्न होगा भी। अगर आप कानून का पालन करते हैं आप किसी को विघ्न नहीं देंगे। इसलिए हमें हमारे अधिकार और हमारे दायित्व दोनों के बारे में जानकारी जरूरी है। इन विधिक सेवा इन विधिक शुरू से कि नहीं तुमने तो तुम्हारी रिपोर्ट होगी, अब हम तुम्हें जेल में ही रखेंगे जब तक तुम्हारा ट्रायल करेगा। जेल में नहीं रखेंगे हम, उसे जेल में तब रखेंगे जब उसका अपराध तुम्हारा से जाए, फिर रखेंगे ना। और उसमें जो ये आता है ना सुनने में, अरे किया था देखो
उसकी सजा थोड़ी हुई अभी, उसको सजा होगी जब ट्रायल पूरा हो जाएगा। ये तो केस और निकल जाएगी तब पूरा क्राइम। विद्वान साथियों एवं समस्त छात्र छात्राओं को मेरा सादर अभिवादन। आज हमारे महाविद्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर वास्तव में ज्ञान, जागरूकता और जनहित का अद्भुत संगम है। इस अवसर पर मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिनकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सार्थक और सफल बनाया। सबसे पहले मैं जज साहिबान का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें अनुग्रहित किया और विधिक कर्तव्यों और अधिकारों के महत्व पर प्रेरक उद्बोधन दिया। मैं सभी अधिवक्तागणों का आभारी हूँ जिन्होंने सरल शब्दों में कानूनी विषयों की जटिलता को स्पष्ट कर दिया, समझा दिया। आपके विचार जिससे भी समाज में विधिक चेतना के विस्तार का आधार स्तंभ बनेगा। मैं अपने सभी सहकर्मी एवं विद्वान साथियों का आभारी हूँ जिनके योगदान, सहयोग और समर्पण से यह कार्यक्रम सफल हुआ। विशेष आभारी मेरे समस्त छात्र छात्राओं का जिन्होंने उत्साह और अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेकर के कार्यक्रम को जीवंत बनाया। अंत में मैं यही कहूँगा कि इस विधिक जागरूकता शिविर से तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा जो ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त हुई है उसे हम अपने जीवन में अपनाकर एक सशक्त, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यही इस कार्यक्रम की सच्ची सफलता होगी। तो एक बार फिर सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।